मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीच क्लास में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका क्वेश्चन है लॉन्ग और उसके जो अलग अलग हेडिंग्स थी वो सब मैंने आपको करा दी थी। आइए आज हेडिंग डालिए। आज हम पढ़ेंगे प्लांक्स मैकेनिज्म। प्लांक्स मैकेनिज्म, ठीक है जी। प्लांक की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि कह सकते हो, कार्यविधि कह सकते हो, ठीक है जी। तो प्लांक्स मैकेनिज्म ऑफ इमिशन, ये इमिशन से रिलेटेड है, ठीक है जी, और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ठीक है जी। और जो इमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है तो वो किसका है? रेडिएशन का, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आप कह सकते हो। रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन बात एक ही है ना। तो हेडिंग क्या है? प्लांक्स मैकेनिज्म ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांक ने जो अवधारणा दी थी, जो एजम्पशंस दिए थे वो 1900 में दिए थे, यानी कि 1900 का साल था। तो उन्होंने क्या कहा? मैंने बताया था उन्होंने कंप्लीटली, है ना, न्यू आइडिया दिया, एंटायरली न्यू आइडिया उन्होंने दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया बिटवीन द वेवलेंथ्स, वेरियस वेवलेंथ्स, ठीक है जी, बिटवीन द वेरियस वेवलेंथ्स या अमंग द वेरियस वेवलेंथ्स, ठीक है। यानी जो वेवलेंथ का एक ऑर्डर है, जैसे कि मान लो मैंने कहा आपसे कि पहली वेवलेंथ लैम्डा है और ये लास्ट की वेवलेंथ है लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो इसके बीच में कितनी वेवलेंथ होंगी? डी लैम्डा होंगी। तो डी लैम्डा वेवलेंथ्स के लिए, यानी बहुत सारी वेवलेंथ्स के लिए इन्होंने क्या बताया? एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया, ठीक है। तो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है वेवलेंथ्स के बीच, इस तरीके से प्लांक ने एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैविटी होती है, मैंने बताया था ब्लैक बॉडी जो होती है उसे कैविटी भी कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था ना। तो ब्लैक बॉडी कह दो या कैविटी रेडिएटर कह दो, बताया था ना मैंने। तो प्लांक कहते हैं कि कैविटी के जो कैविटी रेडिएटर जो है उसके जो वॉल्स के, यानी दीवारों के जो एटम्स हैं वो दोलित्र की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? ओसिलेटर की तरह। ओसिलेटर यानी कि दोलित्र, ठीक है जी, यानी दोलन करते हैं, दोलन, ठीक है जी, यानी ओसिलेशन करते हैं। तो जो कैविटी रेडिएटर है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, ठीक है। तो कैविटी रेडिएटर के जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, वो ओसिलेटर यानी कि दोलित्र की तरह व्यवहार करते हैं। और उन्होंने इन ओसिलेटर से रिलेटेड दो एजम्पशंस दिए, है ना। पहला एजम्पशंस आपको मैं बता चुका था, यहाँ भी दोबारा वही बात करनी है। वो कहते हैं कि जो एक ओसिलेटर की एनर्जी है ना वो है Nhν, मतलब जो एनर्जी है ओसिलेटर की वो क्या हो सकती है? Nhν, ठीक है जी। और n क्या है आपको पता है? n है एक कंप्लीट मल्टीपल, यानी कि कंप्लीट नंबर, है ना, होल नंबर जिसे आप कह सकते हो। n बराबर हो सकता है 1 2 3, है ना, इस तरीके से, क्लियर है। और n की वैल्यू 1 रखोगे तो hν। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी है वो hν हो सकती है, 2hν हो सकती है, ओसिलेटर की एनर्जी 3hν हो सकती है। इसी तरीके से कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन जो एनर्जी है वो इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जो एनर्जी है वो इनके बीच एग्जिस्ट नहीं करती है। एनर्जी या तो, है ना, मतलब कंप्लीट मल्टीपल होता है hν का, यानी क्या होता है? Nhν। और Nhν यानी मल्टीप्लाई में कंप्लीट मल्टीपल आ जाए तो उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन यानी ये एनर्जी का क्वांटाइजेशन है, इसे हिंदी में कहते हैं क्वांटीकरण, ठीक है। जैसे आपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा होगा ना, Q बराबर क्या होता है? Ne, यानी E का कंप्लीट मल्टीपल है, पूर्ण गुणज है Q। इसी प्रकार जो hν का कंप्लीट मल्टीपल है कौन? E, n आ रहा है ना मल्टीप्लाई में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था ये, और ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और इस टाइप की जो एनर्जी है वो हो जाएगी क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्लियर है। क्वांटाइज्ड एनर्जी यानी कि क्वांटीकृत ऊर्जा, क्लियर है।
इसके बाद देखो ये पहला अजम्पशन मैंने आपको बताया, और दूसरा अजम्पशन वही है कि प्लांक कहते हैं कि जो एनर्जी का एमिशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक है जी, या बंडल्स के रूप में होता है। और इन पैकेट्स को क्या कहते हैं आप? फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। या इसका दूसरा नाम भी है क्वांटम, लेकिन क्वांटम का प्लूरल बनेगा क्वांटा। तो इन पैकेट्स को आप फोटॉन्स कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो होती है एच न्यू, ठीक है जी। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती, प्रकाश की आवर्ती या रेडिएशन की आवर्ती, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आप कह सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं देखो ओसिलेटर की बात इन्होंने की प्लांक ने, तो इसी के अंदर एक हेडिंग डालो, है ना। अलग से आ जाए तो अलग से कर देना। क्या हेडिंग है? हेडिंग है एवरेज एनर्जी, ठीक है जी। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, ठीक है जी। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। जो प्लांक का ऑसिलेटर है, मैंने बताया उन्होंने कि जो एटम्स हैं वॉल्स के, कैविटी के वॉल्स के जो एटम्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? ऑसिलेटर की तरह, है ना, दोलित्र की तरह। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो उसकी आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है किसकी? प्लांक्स ऑसिलेटर की, है ना। उसे ऑसिलेटर जो जिसके बारे में प्लांक ने बताया उस ऑसिलेटर को क्या कहा गया? प्लांक्स ऑसिलेटर, है ना। प्लांक का दोलित्र या प्लांक दोलित्र कह सकते हो। तो प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा देखो, ध्यान दो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, है ना, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव यानी सापेक्षिक, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी इस बात की सापेक्षिक संभावना, प्रायिकता, किस बात की? इस बात की कि ऑफ कितनी एनर्जी रखता है ऑसिलेटर? एच न्यू, बताया ना, ऑफ एच न्यू एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है जी। जो ये है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी सापेक्षिक प्रायिकता, किस बात की? कि ऑसिलेटर जो है वो कितनी एनर्जी रखता है? वो रखता है एनर्जी एच न्यू, ठीक है। ये दी जाती है, इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन ने इसके बारे में बताया, है ना। बोल्ट्जमैन के फैक्टर की हेल्प से इसे बताया जाता है ना, किसे? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को। और वो होती कितनी है? बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है? बोल्ट्जमैन फैक्टर है माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, इसकी हेल्प से। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो देन एक फॉर्मूला है यहाँ से, इसी से रिलेटेड, एन आर बराबर होता है एन नोट ई की पावर माइनस का आर एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है जी। क्लियर है? एन आर बराबर क्या होता है? एन नोट या एन जीरो कह सकते हो, ई की पावर माइनस का आर एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। अब एक बात सुनो, मान के चलो ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी कितनी है? एच, वो जिनकी एनर्जी आपकी कितनी है? एच, बल्कि जीरो। ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी कितनी है? जीरो है, उनकी संख्या कितनी है? एन जीरो, है ना। ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी है एच न्यू, ऐसे ऑसिलेटर कितने हैं? मान लो कितने हैं? एन वन, उनकी संख्या कितनी है? एन वन। और जिनकी एनर्जी 2h न्यू है, मान लो उनकी संख्या कितनी है? n2। इसी प्रकार करते जाएंगे, है ना। n3 उनकी संख्या है। जिन ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी है? ऑसिलेटर्स की एनर्जी, जिन ऑसिलेटर्स की एनर्जी कितनी है? 3h न्यू। इसका मतलब है लिखना लेट n0 या n0, n1, n2 एंड वो है n3
एंड सो ऑन, ऐसे कर देना है ना। बी द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी 0, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू डैश डैश, समझ गए ना। यानी 0 एनर्जी जिनकी है ऐसे ऑसिलेटर्स की संख्या कितनी है, N0, ठीक। और एच न्यू एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स हैं N1, 2 एच न्यू वाले हैं N2, 3 एच न्यू वाले हैं N3, और ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। 4 एच न्यू वाले N4 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो देन आप बताओ टोटल नंबर, देन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, भाई इतने सारे ऑसिलेटर्स हैं, है ना। N0 है, N1 है, N2 है, N3 है, तो टोटल कितने होंगे, सबको जोड़ दो। तो N बराबर कितना होगा, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 और एंड सो ऑन, ठीक है जी। देखियो N0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान दो, यहाँ पर NR से निकलेगी सबकी वैल्यू। देखो NR बराबर ये है, तो N0 निकाल लो भाई, R की जगह 0 रख दो, तो यहाँ e की पावर 0 हो जाएगा, तो N0 के बराबर आएगा, है ना। तो क्या आया, ये तो N0 रहा। अब R की जगह 1 रख दो, तो क्या आएगा, N0 तो ऐसे रहेगा, e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, R की जगह 1 रख दिया, तो N1 कितना आया उतना, N1 का यहाँ रख दो मान, ठीक है, प्लस N2, तो N की जगह 2 रख दो, यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा N0 e की पावर माइनस का 2 एच न्यू अपॉन के टी, और ऐसे चलता रहेगा, है ना। चाहो तो एक टर्म और लिख लो, ठीक है, चलो, है ना, एक टर्म और लिख लो, क्या आएगा, N0 e की पावर माइनस का 3 एच न्यू अपॉन के टी, और प्लस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन उठा लो, n बराबर आएगा N0, ये बचेगा आपका 1 प्लस e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है जी, और प्लस e की पावर माइनस का 2 एच न्यू अपॉन के टी, है ना, ठीक है जी, 2 आया, और ये e की पावर माइनस का 3 एच न्यू अपॉन के टी, और ये एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलता रहेगा। बताओ ये कौन सी सीरीज है, मतलब कौन सा सूत्र लगना है इसमें। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो मैंने कहा ये जो है ये कौन सा सूत्र बनेगा, देखो यदि मैं x की इसकी e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी की जगह x मानूँ, थोड़ी देर के लिए देखना आप ज़रा थोड़ा सा, मैंने e की पावर एच न्यू, बल्कि e की पावर कितनी है, माइनस का एच न्यू, ठीक है, माइनस का एच न्यू अपॉन के टी को क्या मान लिया, x, ठीक है, बल्कि एच न्यू अपॉन के टी को मानो x, हाँ पूरे को मान लो चाहे, उससे आसान रहेगा। देखो तो ये बन जाएगा, यदि इसे x मानूंगा तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरीके से तो बन रहा है, और अगली टर्म एक्स क्यूब प्लस का, और ऐसे चल रहा है। देखो इसकी जगह x है, क्योंकि x मान लिया ना मैंने, e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी को, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये तो x हो गया, और यहाँ पावर में 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इस तरीके से। तो देखो ये फॉर्मूला, ये जो है श्रेणी, इस श्रेणी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी, ठीक है। और जीपी कहाँ तक जा रही है, ये इन्फिनिटी तक, और सबका क्या है, सम है, योग है सबका। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का फॉर्मूला है ना, यानी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी क्या होता है, ए अपॉन ए माइनस आर, ए अपॉन क्या होता है, ए माइनस आर, और ए क्या है इस श्रेणी में, देखो ए है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितना है 1, और आर होता है सार्व अनुपात, है ना, ठीक है, कॉमन रेशो जो होता है। तो देखियो वो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग करके, कितना है x, ठीक है ना, याद है ना आपको, जीपी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। तो इसका मतलब है कितना आएगा, a की जगह 1 और इसकी जगह 1 माइनस आर की जगह x और a की जगह 1, तो कितना आएगा
यानी ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसके अनंत पदों का योग जो है कितना आएगा 1/1 माइनस एक्स। क्लियर है? यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, यही तो आएगा। तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। तो देखो चलो मैं यही लिख देता हूँ, ये लाइन क्या आ जाएगा भैया, यही तो आएगा 1 माइनस एक्स, और x की जगह क्या है ये e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी और पावर -1। ठीक है जी। तो वो वाली बात मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, और साइड में चलो मैं बता देता हूँ। बिकॉज एस इन्फिनिटी क्या होता है, a अपॉन 1 ये a अपॉन a माइनस आर, अनंत पदों का योग होता है गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी क्या होता है, a अपॉन a माइनस आर। तो ये आया x की जगह क्या था हमारा, e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, तो ये आएगा। ठीक है जी। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इधर जो मैंने बातें आपको बताई हैं समझाने के लिए। और देखो n बराबर कितना आया, इसे अपोन में ले जाओ, या अपोन में तो आया ही था ये, है ना। तो अपोन में चाहे वैसे रख लो, ठीक है, देख लो जैसे भी, है ना। तो n नोट अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है जी। n नोट आ गया, मतलब कि n आ गया, n नोट अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही तो डलेगी। ठीक है ना। तो हमें तो क्या निकालनी है, एवरेज एनर्जी प्लांक्स ऑसिलेटर की। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी निकालेंगे, ध्यान दो, इधर देख लो। पहले एवरेज एनर्जी से पहले टोटल एनर्जी निकाल लो, एवरेज एनर्जी तो बाद की बात है। तो पहले क्या निकालो, टोटल एनर्जी। ठीक है जी। टोटल एनर्जी जो निकलेगी, देखो E बराबर, देखो ध्यान देना, E नोट, बल्कि एच न्यू जो एनर्जी है वो कितनों की है, आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था वहाँ पे शुरुआत में लैंग्वेज बोली थी आपको, और यहाँ लिखा भी था अभी थोड़ी देर पहले कि एच न्यू एनर्जी जो है N1 की है, N1 की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ठीक है जी। N2 की एनर्जी कितनी है, 2 एच न्यू, और N नोट की कितनी है, 0। क्लियर है। इसी प्रकार N3 जो ऑसिलेटर्स हैं, है ना, उनकी एनर्जी कितनी है, 3 एच न्यू। तो टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा भाई, एक की एनर्जी तो 0 है, एक की एनर्जी तो 0 है, यहाँ पे देखो, तो N नोट की कितनी हो जाएगी, 0 गुना N नोट। ठीक है जी। तो 0 गुना N नोट। क्लियर है। दूसरे का देख लो, एक की एनर्जी तो एच न्यू है, और है कितने, N1, तो क्या आएगा, N1 गुना एच न्यू। क्लियर है। अगला भी ऐसे करो, प्लस क्या आएगा, N2 गुना 2 एच न्यू प्लस N3 गुना 3 एच न्यू, और ऐसे जोड़ते रहेंगे, है ना। क्लियर है। अब एक काम करो, इन सब के मान रख दो। देखो E बराबर, ये तो खत्म हो गया, N1 की वैल्यू रख दो, ये रही N1 की वैल्यू, ये रही। ठीक है, क्या आएगा, N1 की वैल्यू ये रही, N नोट N0 E की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, एच न्यू, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, एच न्यू। ठीक है जी। बल्कि मुझे, है ना, इधर की अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी बस, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा जगह की आवश्यकता है तो मैं यहाँ तक का रफ कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखो क्लियर है। N नोट ये तो 0 हो गया पहला, N1 की वैल्यू रख दी ये सारी, एच न्यू मल्टीप्लाई में है, प्लस N2,
N2 की वैल्यू रखो, N2 की वैल्यू है N नोट e की पावर माइनस का 2h न्यू अपॉन KT, ठीक है जी। और इनटू में क्या है मल्टीप्लाई में 2h न्यू, और ऐसे चलता रहेगा। चलो एक टर्म और लिख लो, N नोट e की पावर माइनस का 3h न्यू है ना अपॉन KT, और इनटू में क्या है 3h न्यू और प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी। इसमें देखियो कुछ कॉमन आ रहा हो, बल्कि कुछ कॉमन आ रहा होगा। देखो एक तो N नोट कॉमन आ रहा है और एक e की पावर h न्यू अपॉन KT भी कॉमन आ रहा है, और ये h न्यू भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो क्या बचा 1, N नोट बाहर आया है ना, 2 बचा ये वाला, और 2 पावर थी, एक बाहर आ गई तो 1 बची, ठीक है जी। माइनस है, यहाँ माइनस है भैया, ठीक है। और प्लस N नोट तो बाहर आ गया, 3 बचा, h न्यू भी बाहर आ गया, और 3 पावर थी, एक बाहर आ गई तो 2 बची, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक चीज़ और समझो फिर साइड में देखो, एक फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, बाइनोमियल थ्योरम है, उसी का एक परिवर्तित रूप है ना, दूसरा रूप है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, जिसे आप द्विपद प्रमेय कहते हैं। देखो आपको पहले देखो, मैं मेन वाला फॉर्मूला लिख के बताऊँ आपको। मेन वाला फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे चलते हैं, ठीक है जी। अब देखो मैं फॉर्मूला ये ले रहा हूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, तो क्या आएगा भाई, x की जगह तो माइनस एक्स रखना है और n की जगह माइनस n, तो 1 प्लस n की जगह तो माइनस n और x की जगह माइनस एक्स प्लस n की जगह माइनस n और x की जगह माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस n, कितना बचा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो इसका, और माइनस माइनस प्लस हो गया, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की घात सम संख्या है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया आपको। यदि माँ ये कैसे बनेगा 1 2 3, देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि x ये 2 रखना पड़ेगा शायद, 2 से काम होगा। n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, ठीक है जी। n की जगह क्या रख दिया 2, तो देखियो क्या आएगा, n की जगह 2 रख दो, 1 प्लस 2x प्लस 2 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को जब ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, याद है ना। फैक्टोरियल n का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 n माइनस 2 और डैश डैश कहाँ तक 1 तक चलता है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, तो ये कितना आया, ये आया 1 प्लस 2x प्लस, ये तो कट गया, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस डैश डैश, ऐसे तो आया। इसका मतलब है यही आ गया। यानी यहाँ पर देखो, यदि e की पावर h न्यू अपॉन KT की जगह x हो, तो ये भी तो यही बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3, है ना, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ऐसे बनेगा ही नहीं। और ये किसका फॉर्मूला है, मैंने बताया आपको, ये है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का। क्लियर है। तो ये बचेगा आपका e बराबर n नोट e की पावर माइनस का h न्यू अपॉन KT और इनटू में h न्यू, और ये फॉर्मूला किसका बन गया मैंने बताया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का। तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या है e की पावर माइनस का h न्यू अपॉन KT और इसकी पावर माइनस 2, ठीक है जी। इसकी पावर क्या है माइनस 2। तो ये चीज़ मैंने साइड में आपको करके दिखा दी है, बस आपको तो ये लिखना है साइड में चौकी करके, केवल ये लिखना है 2 लाइन, है ना, या फिर डायरेक्ट केवल यही लिख देना लास्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना। यानी ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, इसका। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी इतनी सारी लाइन, ठीक है। तो इसके साइड में आप ये वाली लाइन लिख देंगे e बराबर है n नोट
है ना। चलो एच न्यू को शुरुआत में लिख लो, e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, और ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी तो 1 प्लस e की पावर 2 एच न्यू, नहीं 2 मल्टीप्लाई में आएगा, -2 यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 e की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है जी, ये शायद मुझे लग रहा है बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे नहीं, उसके बिना ही हो जाएगा। तो देखो बस इसे ऐसे लिख लो, ये कहाँ जाएगा, ये जो पावर 2 है नीचे ले आओ, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी की होल पावर कितनी है 2, और ये सारा किसके बराबर आया ई का, यानी टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है जी, इक्वेशन सेकंड डाल लो चाहे, तो टोटल एनर्जी आ गई। आपको निकालनी क्या है, एवरेज एनर्जी। तो आप एक काम करो, ये जो टोटल एनर्जी आई है इसे डिवाइड कर दो संख्या से, इसका एक स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। तो मैंने कहा इस टोटल एनर्जी को इस टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी एवरेज एनर्जी, क्योंकि आप एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, सभी पदों का योग बटे सभी पद, है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। क्लियर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं देन, है ना, यहां देख लो, देन क्या आप निकालना क्या चाह रहे हैं एवरेज एनर्जी, देन एवरेज एनर्जी पूरा लिख देना, देन एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा। तो देखो एवरेज एनर्जी को ई बार से डिनोट कर लो, है ना, किससे, ई बार से। तो ई बार बराबर हो जाएगा ई अपॉन एन। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी और अपॉन जितना नंबर है उनका ऑसिलेटर्स के कितनी संख्या है। तो देखो ई की वैल्यू रखो एन नोट एच न्यू और ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर है। ठीक है जी, और इनटू में अपॉन में क्या है एन, एन की वैल्यू ये रही एन नोट, और यहाँ क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एन नोट से एन नोट कैंसिल, तो ई बार बराबर आएगा, देखो एक पावर इसकी भी कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा एच न्यू। ठीक है जी, ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, और अपॉन में बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। एक पावर तो कैंसिल हो गई ना, यहाँ पे 2 पावर है इसकी, यहाँ 1 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है जी, अब देखो ये जो है ना, ये बटे के बटे में ले जाओ, क्योंकि बटे के बटे में जो रहता है अपॉन के अपॉन में जो रहता है वो तो जब भी ऊपर चला जाता है। तो इसे ऐसे लिख लो एच न्यू अपॉन, ये है 1 माइनस ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है जी, और इसके अपॉन में क्या कर दिया आपने, ये ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी। ठीक है, समझ गए। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन, भाई यहाँ से करोगे तो बचेगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस का एच न्यू अपॉन के टी, ई की पावर में है सारा ये, और -1 बचेगा। ठीक है भाई, इसे करोगे तो -1। ठीक है, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये बटे केवल यहाँ तक है। दोबारा देखो, देखो 1 के अपॉन में करा इसे तो ये लिख दिया 1 अपॉन। ठीक है, और इसके बटे में करोगे तो कट जाएगा ये, तो ये बचेगा -1। समझ गए। और इसके बाद देखो इधर देख लो, ई बार बराबर क्या आएगा, ये जो माइनस की पावर है ना ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी और माइनस का 1। ठीक है जी, यही है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। कर लोगे तो नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। यही प्लांक दोलित्र की
औसत ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, तो इसे कर लेना अच्छे से। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इन लेक्चर्स के नोट्स जो हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर हैं। टेलीग्राम चैनल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।